सॉरी स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग मेरी कट गई थी, आई डोंट नो व्हाई। सो कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर, यूनिक सिंबल जो है वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को ग्रांट की जाती है इलेक्शन कमीशन के तरफ से। तो क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सारे बेनिफिट्स जो है वो ग्रांट करती है ना। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की इच्छा हुई तो उसके हिसाब से जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन्होंने चाहा उसको अलग स्टेटस जो है वो ग्रांट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। जनरली कुछ सेट ऑफ क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे ही इलेक्शन कमीशन ये स्पेशल प्रिविलेजेस या रिकॉग्निशन जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी तरफ से देती है। तो अगर हम स्टेट पार्टीज़ की बात करें तो इलेक्शन कमीशन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टेट पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज करती है, इसके दो क्राइटेरिया होते हैं। पहला है कि कोई भी स्टेट पार्टी को स्टेट पार्टी का स्टेटस तभी दिया जाता है जब वो असेंबली इलेक्शंस में या जब राज्य के चुनाव होते हैं तो उसमें टोटल वोट का 6% वोट और कम से कम 2 असेंबली सीट्स जो है वो जीतती है, तब उस पार्टी को स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन दिया जाता है। और इसी प्रकार से नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन जो है वो किसी भी पार्टी को तब दिया जाता है जब वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कम से कम लोकसभा के जो चुनाव होते हैं या जिसको हम लोग पार्लियामेंट्री इलेक्शन कहते हैं उसमें टोटल परसेंटेज ऑफ वोट का 6% वोट वो जीती है, या तो 4 राज्यों में वो मिला के 6% वोट जो है लोकसभा के चुनाव में जीत रही है, प्लस 4 लोकसभा सीट अगर वो जीतती है तब जाके उस पॉलिटिकल पार्टी को एक नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाता है। तो जो ये क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे हमारे देश में 7 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ठीक, तो पहला पॉलिटिकल पार्टी जो रिकॉग्नाइज्ड है वो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, जो कि जनवरी 1998 में जिसकी शुरुआत की थी ममता बनर्जी के लीडरशिप में, और ये पार्टी को नेशनल स्टेटस जो है नेशनल पार्टी का स्टेटस 2016 में मिलता है। इस पार्टी का सिंबल फ्लावर और ग्रास है और सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पे ये पार्टी अपने आप को प्रमोट करती है। जनरली 2011 के बाद से ये वेस्ट बंगाल में पावर में है और साथ ही में इसका प्रेजेंस जो है वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी इस पार्टी ने परफॉर्म किया है। और जनरल इलेक्शन जो 2014 के हुए थे, इस पॉलिटिकल पार्टी ने 3.84% वोट और 34 लोकसभा के सीट जो हैं वो जीत के आई थी, जिस कारण से इस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला। इसी प्रकार से BSP बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो 1984 में इनकी लीडर कांसीराम जी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। और जनरली इस पार्टी का वैल्यू ये है कि जो ये दलित और आदिवासी हैं, OBCs हैं और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, उनके लिए उनको रिप्रेजेंट करती है और उनके लिए पावर सिक्योर करना चाहती है। ठीक है, तो इनके जो टीचर्स थे, जो मतलब जिन लोगों से प्रेरणा मिली है वो जनरली साहू महाराज जी थे, महात्मा फूले थे, पेरियार रामास्वामी, नाइकर, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों को ये पॉलिटिकल पार्टी अपना गुरु समझती है। और जनरली कास्ट दलित वेलफेयर और ऑप्रेस्ड लोगों के लिए काम करने का वादा करती हैं पॉलिटिकल पार्टी। इसका जो मेजर बेस है वो उत्तर प्रदेश में है और साथ ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में भी एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज़ है। 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में इन्होंने 4% वोट जो है वो सिक्योर किया था। भारतीय जनता पार्टी BJP जो है वो 1980 में इसको फाउंड किया गया था भारतीय जनसंघ के सदस्यों के द्वारा, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे इसके फाउंडर थे। BJP जो है वो एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया जो है उसकी वैसा देश बनाना चाहती है और भारत का जो एंशिएंट कल्चर है और जो वैल्यूज़ हैं
उसको अपना इंस्पिरेशंस के तौर पे ये पॉलिटिकल पार्टी समझती है। दीनदयाल उपाध्याय जो थे उन्होंने ह्यूमैनिज्म और अंत्योदय या कल्चरल नेशनलिज्म, जिसको हम लोग हिंदुत्व भी कहते हैं, उसको एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना है भारत के नेशनहुड का और पॉलिटिक्स का। तो ये पॉलिटिकल पार्टी भी जो है इसी प्रिंसिपल्स पे इलेक्शन लड़ती है और चाहती है कि इनके जो शुरुआती दौर से ही जो भी इनके क्राइटेरियाज थे कि चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, तो पहला था कि जम्मू और कश्मीर का इंटीग्रेशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, सारे देश में एक प्रकार का कानून व्यवस्था बनना चाहिए, और रिलीजियस कन्वर्शंस को बैन करने के लिए भी इनके डिमांड रहे हैं। 1990 के दौर के बाद से इस पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है वो पॉपुलैरिटी बढ़ी है काफ़ी, और पहले तो ये नॉर्दर्न स्टेट में ही लिमिटेड थी, लेकिन आज के समय में काफ़ी जगहों पे काफ़ी सारे स्टेट्स में पावर में है, और स्पेशली नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और रूरल एरियाज में भी इनकी बहुत अच्छी बढ़त है। 1998 में पहली बार गवर्नमेंट बनाया था, अलायंस का गवर्नमेंट था या कोलिशन गवर्नमेंट था, जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भी कहते हैं। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो कि 282 मेंबर्स जो है 2014 के इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उभर के आती है, और करेंटली गवर्नमेंट जो है सेंटर में ये पार्टी ही रन कर रही है। ठीक है, सीपीआई जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि 1925 में बनाई गई थी, और ये जो आप यूरोपियन हिस्ट्री आपने पढ़ी है मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के बारे में, मार्क्सिज्म और लेनिन जो थे, मार्क्स और कार्ल मार्क्स और लेनिन जो थे, उन्हीं के विचारों के ऊपर जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो दुनिया भर में उन लोगों ने ही प्रमोट किया था। सोवियत यूनियन ने बाद में जर्मनी और चाइना के कारण भी कम्युनिज्म और सोशलिज्म का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी बढ़ता है, और इसी के कारण ही भारत में भी जो उनके फॉलोअर्स थे लेनिन और मार्क्स के, वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। सेक्शनिज्म और कम्युनलिज्म के अपोज ये पार्टी रही है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है। जनरली वर्किंग क्लास, फार्मर्स और पुअर्स को रिप्रेजेंट करने का बात कहा जाता है इनके मेंबर्स के द्वारा, और लेकिन एक्चुअली ये पार्टी जो है एक बार स्प्लिट हो गई थी दो हिस्सों में, सीपीआई और सीपीआईएम में 1964 में, जिसके बाद से धीरे धीरे पहले तो वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, केरला में ये पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन अभी इनका प्रभाव काफ़ी कम हो गया है। 2014 में ये पार्टी जो है वो 1% से भी कम वोट लेके आई थी और मात्र 1 सीट इलेक्शन जीती थी। ये पॉलिटिकल पार्टी सीपीआई जो है वो जनरली थर्ड फ्रंट की बात हमेशा कहते हैं कि हम लोग अलायंस बनाते हैं जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी। इसी प्रकार से सीपीआईएम 64 में सीपीआई से झगड़ के ये लोग अलग हुए थे। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को प्रमोट करती है और कम्युनलिज्म और इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट है ये पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हैं वो एक यूज़फुल और हेल्पफुल मीन्स हैं सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए भारत में। वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है फैक्ट्री वर्कर्स के द्वारा, फार्मर्स और एग्रीकल्चर लेबरर्स, और जो इंटेलिजेंसिया है, जो पढ़े लिखा वर्ग है, वो भी इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती है। जो भी नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा कैपिटलिज्म को प्रमोट किया गया 1991 के बाद से, उसके खिलाफ रही है ये पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि जिनको हम जनरली कांग्रेस पार्टी के तौर पे प्रचलित है, जो पार्टी इंडिया की ये सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, जो कि 1885 में जिसका गठन हुआ था। इस पार्टी ने काफ़ी बार स्प्लिट हुए हैं, मतलब विभाजन हुए हैं, और नए नए पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकल के अलग भी हुए हैं। और भारत की पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रोल कांग्रेस पार्टी का ही रहा है।
जो कि भारत की आज़ादी के बाद से अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एक मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत को बनाने में इसका अहम रोल रहा है। जनरली 1977 के बाद ये जो थी वो पावर में थी और उसके बाद कुछ समय के लिए ये पावर से बाहर जाती है और उसके बाद जनरली कांग्रेस पार्टी ही जो देश को रूल की है। नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है 99 में कांग्रेस से स्प्लिट होके बनी थी और गांधीयन सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म को प्रमोट करती है। wants that high office in government be confined to natural born citizen of the country, है ना। इसका कहना है कि जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन है उन्हीं को पद लेने की अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो जब इस पार्टी का बहुत ही मेजर प्रेजेंस आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। शरद पवार जो है वो इज द फाउंडर ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी। ठीक, तो आज के लिए हम लोग चैप्टर को यहीं पे क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और बाकी वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।